हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हमने बात की थी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, और आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। आज हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, ये सभी चीजें किसी भी राइटर की बुक में आपको आसानी से मिल जाएंगी। फिर मैं यहां आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये चारों चीजें इस तरह से लिंक करने वाला हूं कि आप लोग इन्हें कभी चार मान कर न पढ़ें। आप ये सोच कर न पढ़ें कि चार अलग अलग चीजें याद कर रहे हैं, बल्कि आप लोगों को लगना चाहिए कि हां, ये सब एक ही है, हमारे समझ में आ चुका है, और अब हम इनको अपने से सोच करके अपने शब्दों में लिख सकते हैं। दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज इन लास्ट वीडियो एज वेल। जिन बच्चों ने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है, प्लीज उसको भी देखिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टूडेंट्स, आज बात शुरू करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग से। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग करते हैं, उसका फायदा क्या है? हम ये अकाउंटिंग क्यों करते हैं? सबसे पहला हमारा फायदा हमने लिखा द सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये हमारे लिए एक सोर्स है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। मतलब अगर हम अकाउंटिंग ना करें तो हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सोर्स कहां से आएगा? ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का बड़ा सोर्स हमारे लिए अकाउंटिंग का ये एक बड़ा फायदा। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कोई भी चाहिए अपने बिजनेस के बारे में, तो हम कहां से लेंगे? क्या ये चीज हम याद रख सकते हैं? क्या ये एक बिजनेसमैन अपने हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को और उससे जुड़े हुए हर एनालाइज को याद रख सकता है? नहीं, हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत जगह जगह पड़ेगी, और उसके लिए ये एक सोर्स है अकाउंटिंग। यानी कि विदाउट अकाउंटिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, करेक्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पर मैंने लिखा फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता है, मतलब ये मैनेजमेंट को सुविधा प्रदान करता है। स्टूडेंट्स, आप सोचो, बिजनेस तो इन एक्चुअल कौन चलाता है? मैनेजमेंट या ऑनर्स? ऑफ कोर्स ऑनर्स नहीं, बिजनेस को मैनेजमेंट चला रहा होता है, क्योंकि बिजनेस से संबंधित जो भी डिसीजन है वो तो मैनेजमेंट को ही लेने हैं। इसका मतलब ऑनर ने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब उसे चलाने का काम तो मैनेजमेंट का ही है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपका छोटा बिजनेस है तो कई बार जो ऑनर होते हैं वही उसको मैनेज कर रहे होते हैं, मतलब वही मैनेजर का रोल भी निभा रहे होते हैं, मतलब वही मैनेजमेंट होते हैं। तो मैनेजमेंट मतलब डिसीजन लेने वाले लोग, और इन डिसीजन लेने वाले लोगों को हेल्प करती है अकाउंटिंग। क्योंकि अगर अकाउंटिंग नहीं होगी तो आप बताइए वो डिसीजन किस बेस पर लेंगे? आपसे कहा जाए कि आप रॉ मटेरियल खरीदिए, कितना खरीदें? कहां से पता चलेगा मैनेजर को? परचेज मैनेजर कहेगा कितना खरीदूं भाई? 1 किलो खरीदूं, 100 किलो खरीदूं, 1,00,000 किलो खरीदूं, कितना खरीदूं? नहीं पता है। हाँ, उसके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, हमारा कितना सेल है, हमारी कितनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, तब उसके आधार पर वो डिसीजन लेगा। इसका मतलब हमें बात जब करनी होती है मैनेजमेंट की, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट करती है, सुविधा प्रदान करती है। इसके बाद हम बात करते हैं इट फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। मतलब यह है कि अगर अकाउंटिंग ना हो तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? हमारा कोई बिजनेस चल रहा है, जिस रूप में चल रहा है हम चलाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने आप से ही कंपैरिजन करना चाहें, अगर हम ये देखना चाहें कि लास्ट टाइम हमारी कितनी सेल हुई,
कितनी परचेज हुई, इस साल कितनी परचेज और सेल हुई, कैसे कंपैरिजन करेंगे, कैसे देख पाएंगे? आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट और जस्ट इम्पॉसिबल यू कैन से। तो इसका मतलब हमें कंपैरिजन करने के लिए चाहिए फाइनेंशियल डाटा, और वो मिलेगा अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग का एडवांटेज हम पढ़ कर रहे हैं बच्चों, हमेशा पॉइंट पढ़ते हुए दिमाग में रखिए कि आप लोगों को जब आप पॉइंट पढ़ रहे हैं तो ये किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप आपस में लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको वो अलग अलग याद नहीं करने पड़ेंगे। हम यहां पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, और एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में थर्ड हमारा था कि ये कंपैरेटिव स्टडी के लिए हमें फैसिलिटी प्रदान करता है। कंपैरेटिव स्टडी केवल अपने आप से ही नहीं, मान लो मैं दूसरे बिजनेस से किससे अपना कंपैरिजन करना चाहूं कि भाई मेरा बिजनेस इतना रिटर्न मुझे दे रहा है, दूसरे का बिजनेस इतना रिटर्न दे रहा है, कैसे पता चलेगा अगर अकाउंटिंग नहीं है? तो इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग ही हमें कंपैरिजन के लिए भी मदद करती है। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है फैसिलिटेट्स फॉर स्टेटमेंट और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू फंड प्रोवाइडर। पहले बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू फंड प्रोवाइडर्स। बच्चों, जब हमारे बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करता है, जब हमारे बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो इन्वेस्टमेंट करते हुए क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि मुझे मेरा पैसा वापस कैसे मिलेगा। अगर उसको उसका पैसा ही वापस ना मिल पाए तो क्या वो हमें देगा? इसका मतलब हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग, हमारे जो फंड प्रोवाइडर कहलाते हैं, वो पहले ये देखना चाहते हैं कि हमारी इतनी कैपेसिटी भी है या नहीं कि हम उनका पैसा वापस कर पाए। अगर हमारी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, हमारे पास ये लिक्विडिटी ही नहीं है कि हम उनका पैसा भी वापस कर दें, हमारे पास इतनी एसेट नहीं है, तो वो हमें पैसा कभी देगा नहीं। इसका मतलब फंड प्रोवाइडर हमें पैसा देने से पहले देखेगा। वो देखेगा कहां से? वो देख पाएगा केवल हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर। अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं होगी, अगर हमने अकाउंटिंग नहीं की होगी, तो उसको पता चलेगा नहीं, और उसको पता चलेगा नहीं तो वो हमें पैसा देगा नहीं। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि हमने जो पॉइंट लिखा कि फैसिलिटेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू फंड प्रोवाइडर्स, तो हमारे फंड प्रोवाइडर्स के लिए ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का काम करता है। अगर अकाउंटिंग न हो, मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की। वापस अपने को याद दिलाइए, बेसिक हमारा हेडिंग क्या था? ये तो सब हेडिंग चल रहे हैं। हमारा हेडिंग था कि क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे इस अकाउंटिंग के। तो अकाउंटिंग के एडवांटेजेस। चलिए आप बात करते हैं 6 नंबर, एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट का क्या मतलब है? तो एविडेंस इन कोर्ट का मतलब है, एविडेंस का हिंदी मीनिंग होता है सबूत। अब हमारे पास में सबूत के तौर पर ये अकाउंटिंग काम आएगी, ये इसका फायदा है। क्या जरूरत है? तो भाई जरूरत इतनी सी है कि जब हम कोर्ट में, अगर हमारा किसी के साथ डिस्प्यूट हो गया, अगर हमारा किसी के साथ डिस्प्यूट हो गया, तो उस कंडीशन में हमें उस डिस्प्यूट के निपटारे के लिए क्या करना पड़ेगा? उस डिस्प्यूट के निपटारे के लिए सबूत चाहिए होगा। उस डिस्प्यूट को जब हम अदालत में चुनौती देंगे, जब हम उस डिस्प्यूट को अदालत में चैलेंज करेंगे, तो किस बेस पर करेंगे? जाहिर सी बात है हमारे पास कोई सबूत होना चाहिए, तो ये अकाउंटिंग हमारे काम आएगी। इस अकाउंटिंग को हम एक एविडेंस के रूप में कोर्ट में रख सकते हैं। तो वो फायदा हमारा अकाउंटिंग का ये बेनिफिट है, एडवांटेज है। अब मैंने जो छोड़ दिया था 4th नंबर पर, फैसिलिटेट्स फॉर सेटलमेंट, मैंने क्यों छोड़ा? क्योंकि इस 6 के साथ पढ़ाऊंगा। 4th नंबर पे लिखा है फैसिलिटेट्स फॉर सेटलमेंट। अब जब सेटलमेंट की बात आती है तो सेटलमेंट किस चीज का होता है? डिस्प्यूट्स का ही तो होता है। इसका मतलब ये 2 पॉइंट नहीं है, ये एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है, कहने का तरीका अलग है। तो जब हम सेटलमेंट की बात करते हैं तो ये सेटलमेंट में किस आधार पर होगा? अगर कोई डिस्प्यूट हुआ, ये अभी तो मैं बात कर रहा था कोर्ट में डिस्प्यूट को लेकर के जाएंगे, चैलेंज करेंगे तब, लेकिन
अगर उसे हम आपस में भी सेटलमेंट करना चाहते हैं तो किस बेस पर होगा? अकाउंटिंग हमारे पास में है, एविडेंस के रूप में हम उसे रखेंगे और सेटलमेंट होगा। वैसे मोस्ट पॉपुलरली ये पॉइंट टैक्स सेटलमेंट के लिए काउंट किया जाता है। मतलब अगर किसी वजह से आपके बिजनेस ने पैसा कमाया, आपको सपोज करिए 2 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है आपके हिसाब से, और सपोज करिए सरकार कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि नहीं नहीं आप पर टैक्स 4 करोड़ रुपए का है, तो फिर आप कैसे सेटलमेंट करेंगे? आप कैसे समझाएंगे सरकार को कि 4 करोड़ नहीं, केवल 2 करोड़ का ही टैक्स हम पर है? किस आधार पर? तो अगर अकाउंटिंग होगी आपके पास में, तो अकाउंटिंग के बेस पर यह सेटलमेंट आप आसानी से कर पाएंगे। डिस्प्यूट भी नहीं हो, नॉर्मल बात भी हो, आपके पास में आपने कहा आपको टैक्स में, अभी टैक्स आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन टैक्स में आपको खुद ये क्लेम करना पड़ता है कि हाँ जी हम पर इतना टैक्स बनता है, बस उस टैक्स को आप रिटर्न भरते हैं उस टैक्स की। तो उसके लिए ये सेटलमेंट होगा कैसे? तो भी हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग होगी तो हम ये सेटलमेंट कर लेंगे, अकाउंटिंग नहीं होगी तो ये सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। हम पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद में हम नेक्स्ट लिखा है हमने 7 नंबर पर, इट फैसिलिटेट्स पार्टनरशिप अकाउंट। इसको स्पेशली लिख दिया है। पार्टनरशिप का मतलब आप लोग अभी जब 12th में आ जाएंगे तब पढ़ेंगे पार्टनरशिप को भी। पार्टनरशिप अकाउंटिंग आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। पार्टनरशिप का मैं हल्का सा आपको प्रीव्यू देता हूं। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक साथ कोई बिजनेस करते हैं। अब अपने आप को पार्टनर कहते हैं, उसकी हमें अकाउंटिंग करनी होती है, लेकिन उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। जैसे मान लीजिए 4 लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, कल अगर एक और 5वें का मन कर गया कि वो मुझे भी आपके बिजनेस में पार्टिसिपेट करना है, मुझे भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम उसको लेंगे अपने बिजनेस में। इसे कहते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मान लीजिए किसी का छोड़कर जाने का मन करे, एक कहता नहीं मुझे अब इसमें पार्टनर नहीं बने रहना है, तो जाओ भाई रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब जो आने वाला पार्टनर होगा, उस आने वाले पार्टनर से हम कहेंगे भाई तुम हमारे बिजनेस में हिस्सेदार बनने वाले हो, तो फिर हिस्सेदार बनने से पहले, ऑनर बनने से पहले अपने हिस्से की कैपिटल तो ले आओ। किस आधार पर मंगाएंगे हम कैपिटल? ऐसे ही अंदाजे से कह देंगे क्या कि अच्छा भाई चलो तुम कम सुंदर लग रहे हो, ले आओ 5 करोड़ ले आओ। अच्छा तुम बहुत खूबसूरत हो, चलो तुम तो 2 ही करोड़ ले आओ। ऐसे होगी क्या? नहीं भाई, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होगा और वो अकाउंटिंग से ही पॉसिबल होगा। अगर पार्टनरशिप के अकाउंट आपने बना रखे हैं तब ये सारी व्यवस्थाएं आप कर पाएंगे। मतलब हमारे अकाउंटिंग का एडवांटेज है ये। हम वापस याद दिलाएं, क्या पढ़ रहे हैं? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। यस, वेरी गुड। लास्ट में हमने लिखा है इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अगर आप थोड़े से माइंड को अप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे कि यही पॉइंट तो मैंने ऊपर भी लिखा था, फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट। और स्टूडेंट्स, मैं बस आपको यही समझाना चाहता हूं कि अगर कहीं बुक में लिखे हुए मैंने लिख दिए 10 पॉइंट लिखे हैं, उन्हें 10 समझकर मेमोराइज मत कीजिए, उनको इंटरकनेक्ट कीजिए। आप देखेंगे कि वो 10 नहीं 2-3 ही पॉइंट होते हैं, सब एक ही रूप होता है। बस ध्यान से उसको समझिए और फिर चाहे अपने शब्दों में उसको एग्जाम में लिखिए। एग्जामिनर भी उस बात को और अच्छा मानता है जब आप अपने शब्दों में कोई चीज क्लियरिटी के साथ लिखते हैं। उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए। स्टूडेंट्स, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, तो मैंने ये ऊपर पूरा डिफाइन किया है कि हमें जब डिसीजन लेने होते हैं बिजनेस से संबंधित तो वो डिसीजन मैनेजमेंट लेता है। और डिसीजन मेकिंग में एक फैसिलिटी अकाउंटिंग की ही है, क्योंकि अकाउंटिंग के बेस पर ही हम डिसीजन ले पाएंगे। अगर अकाउंटिंग ना हो तो डिसीजन ही पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की। लिमिटेशंस को हम कमियां भी कहते हैं, कमजोरियां भी कहते हैं इसकी। कैसे? लिमिट हो गई इसकी, मतलब इसकी एक कमजोरी है। मतलब अकाउंटिंग बहुत बढ़िया है, फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं। उन कमियों को देखते हैं। सबसे पहला, इट इज नॉट एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट नहीं है। मतलब हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अकाउंट में जो हमें अंदाजे लगाने पड़ते हैं। हम हर चीज को
एग्जैक्ट बोल नहीं सकते हमारा कितने लोग पैसा मार लेंगे, नहीं पता। मान लीजिए हमने अपनी एसेट है, एसेट को 2 करोड़ रुपए की हमने एक एसेट खरीदी, मशीन खरीदी। साल के अंत तक पहुंचते पहुंचते, एंड तक पहुंचते पहुंचते उसमें उसके मूल्य में कमी, उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी। तो हम डेप्रीसिएशन नाम की एक चीज लगाते हैं। हमने डेप्रीसिएशन मान लो 10% लगा दिया, तो 1 करोड़ 80 लाख की बची। क्या वो 1 करोड़ 80 लाख की ही मार्केट में बिक जाएगी? नहीं। तो भाई अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं है, इसमें भी कुछ अनरियलिस्टिक चीजें होती हैं। बस यही मैं लिमिटेशंस में यहां समझाना चाहता हूं। नेक्स्ट, इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट आपके लिए अभी तो नया है ही है, अभी 11th में 12th में भी कहीं और नहीं आएगा। प्राइस लेवल चेंज को मैं हल्का सा आपको टच देता हूं, क्या होता है। देखो, आज आपके पैसे का जो मूल्य है, वैल्यू है, वही 1 साल बाद भी होगी ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे कह सकते हो सर? आपको देखने में लगेगा कि कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई है। सपोज करिए आपने अपनी जेब में 100 का नोट डाला और वो डाल करके आप भूल गए, आपने वो सेफ में रख दी अपनी शर्ट, और 1 साल बाद निकाली, तो देखने में तो 100 ही रुपए निकलेंगे, लेकिन उन 100 रुपए की वैल्यू बदल चुकी होगी। 100 रुपए में 1 साल पहले जो कुछ आप खरीद सकते थे, अब वो 100 रुपए में नहीं आएगा। अब आपको लग रहा है भाई पहले भी 100 ही रुपए थे, अब भी 100 ही रुपए हैं, तो आप उसे जनरल भाषा में ऐसे कहते हो कि इस प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ गई है। मतलब पहले हम 100 रुपए में ये शर्ट खरीद लेते थे या ये टॉप खरीद लेते थे, अब तो ये 150 का है। इसका मतलब ये शर्ट की वैल्यू बढ़ गई है, टॉप की वैल्यू बढ़ गई है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई है जो हमने परचेज किया है। लेकिन अगर इसे टेक्निकली देखोगे, आगे आने वाले समय में आप सीखोगे। अगर मैं भी इस पर कोई वीडियो डालूंगा, आपको कोई एमकॉम के लिए मैं वीडियो डालूंगा, तब आप देखेंगे इस चीज को कि भाई प्राइस लेवल चेंज किस तरह से होता है और हम उसे किस तरीके से कंसीडर करते हैं। लेकिन ये अकाउंटिंग इसे कंसीडर नहीं करती है। अकाउंटिंग में ये कमी है, कमजोरी है अकाउंटिंग की, कि प्राइस में होने वाले चेंजेस को ये कंसीडर नहीं कर पाती है। अकाउंटिंग बहुत अच्छी, लेकिन फिर भी इसमें एक कमी। नेक्स्ट, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। आपने कोई मैनेजर रखा अपने यहां कोई एम्प्लॉय रखा, मान लीजिए 1 लाख रुपए पर मंथ पर रखा, 1 लाख रुपीज पर मंथ। एक एम्प्लॉय तो ऐसा होता है कि उसकी एफिशिएंसी बहुत जबरदस्त है। एक एम्प्लॉय ये है, ठीक है, उसको 10 to 5 अपनी जॉब करनी है क्योंकि उसने 1 लाख रुपए पर उसका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो दोनों की एफिशिएंसी में, काम करने की क्षमता में फर्क है। लेकिन अकाउंटिंग में कभी इसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि अकाउंटिंग इसे रिकॉर्ड करती नहीं, एफिशिएंसी को देखती नहीं। तो ये अकाउंटिंग की कमजोरी है। बच्चों, ये सब चीजें बुक में भी आप इंग्लिश में लिखे, सिंपल इंग्लिश होती है, पढ़ करके लगेगा समझ में आ गई, लेकिन हमें इंटरकनेक्ट करना सीखना है, हमें इन शब्दों के असल में मतलब सीखने हैं। नेक्स्ट, ये है हमारा इट में प्रोवाइड अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अब आप ध्यान से देखें तो ये ऊपर वाले का ही एक्सटेंशन है। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन हमें इसमें मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आखिर में लिखा है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। मैनिपुलेशन, इसको विंडो ड्रेसिंग भी कहते हैं। मैनिपुलेशन मतलब छेड़छाड़, बदलाव। अगर हम गलत तरीके से कुछ बदलाव दिखाना चाहें, हमारा प्रॉफिट हुआ 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपीस, हम उसे 55 करोड़ रुपीस दिखाना चाहते हैं, तो ये अकाउंटिंग में मतलब हम बायस होना चाहते हैं, हम पक्षपात करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है। हम जो वस्तु स्थिति है, मतलब जो सही स्थिति है, उससे अलग भी अकाउंटिंग में दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग तो बहुत सारी प्रिंसिपल्स पर, कॉन्सेप्ट पर आधारित है। और इन कॉन्सेप्ट में, इन प्रिंसिपल्स में हम अपने हिसाब से कई बार इनके एप्लीकेशन को लेकर के इस तरह से मैनिपुलेशन कर देते हैं कि रिजल्ट अलग दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स, 4 चीजें हमारी थी। हमारा सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े, फिर फंक्शंस पढ़े, फिर हमने इसके एडवांटेजेस पढ़े, और अब लिमिटेशंस की हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से देखोगे तो जो हमारे
शुरुआत में ऑब्जेक्टिव्स थे, वही तो एडवांटेजेस हैं। मतलब ये कोई अलग चीज नहीं थी। आप इंटरलिंक करके पढ़ना शुरू कीजिए, आपको बहुत आसान लगेगा। ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट लिए हुए मैंने जो वीडियो बनाई है, वो वीडियो इसीलिए बनाई है कि मैं आपको ये बता सकूं, ये मैं समझा सकूं कि ये वास्तव में कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये तो आसान चीज है। बस समझने और सोचने का तरीका अलग होना चाहिए। अगर आपको पढ़ने का तरीका पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी पढ़ने के इस तरीके को देख पाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे कि मेरी वीडियोस आपके पास में सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।